हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे NIOS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के पॉलिटिकल साइंस के, जिसका कोड है 317। इसमें क्वेश्चन देखेंगे हम विद आंसर इन हिंदी में। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं आंसर भी बताऊंगी कि आंसर किस प्रकार फ्रेम करने हैं पॉइंट वाइज, क्योंकि सभी क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड होती है और उनके पॉइंट वाइज आंसर भी हमें अच्छे से लिखने आने चाहिए। इससे पहले हमने 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं विद आंसर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस टाइप का आता है, आप देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का है, कोड 317, सेट ए है, इस टाइप से। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेट ए का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको अर्थ बताना है और ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। इसका आंसर आप किस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं, इसे बता दूँ। आपको पहले इसमें लिखना है कि स्वतंत्रता है क्या, वह किस शब्द से बना है। आप इसमें लिखिएगा कि जो स्वतंत्रता है वह लैटिन भाषा के लीबर से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है। अर्थ होता है बंधनों का अभाव। ठीक है, इसमें अर्थ आपको लिखना है बंधनों का अभाव। आप इसको इस प्रकार से कुछ हाईलाइट कर दीजिएगा, जिससे कि हाँ ये उभर कर दिखे, इसमें ये वर्ड पूछा है। और इसमें अगर आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं, एक तो इसमें आपने लिख दिया कि लीवर शब्द से बना है लैटिन भाषा के, इसका अर्थ ये है। इसमें अगर आपको 1 पॉइंट और जोड़ना हो तो आप इसमें ये लिखिएगा कि लोगों को इच्छानुसार कार्य करने की आज़ादी। इस प्रकार लिखना है आपको। थोड़ा 1 पॉइंट अगर बढ़ा के लिखना है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता लोगों को इच्छा अनुसार कार्य करने की आज़ादी है। तो इस प्रकार हमारे 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमारा आंसर था 1। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं 2, राज्य के 4 तत्व का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ है, बस इसका फ्रेमवर्क अलग था। इसके साथ में एक वर्ड और जोड़ दिया गया था, जो था राष्ट्र। उसमें इन दोनों के बीच में अंतर पूछा हुआ था और ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बताता है, ये कि जो NIOS के क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहीं बता दे रही हूँ, राज्य वाला क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है राज्य के 4 तत्व का उल्लेख कीजिए, 4 तत्व बताने हैं। तो ये क्वेश्चन है 2 मार्कर। तो इसका आंसर किस प्रकार से फ्रेम होएगा। आंसर में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने था, वो लिख दीजिए, उससे काम चल जाएगा। जैसे कि आप इसके आंसर में ये पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसे कि राज्य है, राज्य के क्या क्या पॉइंट होते हैं। पहले आपको ये लिखना है राज्य के 4 तत्व जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ राज्य के 4 तत्व हैं ये। पहला है जनसंख्या, दूसरा है सरकार, तीसरा है संप्रभुता, चौथा है क्षेत्र। इन चारों तत्वों से मिलाकर राज्य का निर्माण होता है। अगर आपको इसमें और प्लस पॉइंट लिखने हैं तो आप इसमें ये लिख दीजिएगा, जो राज्य होता है उसका क्षेत्र जो होता है वह अस्थिर होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो राज्य होता है वो कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। मतलब कभी राज्य के अंदर राज्य मिल जाते हैं या फिर राज्य से राज्य अलग हो जाते हैं। और इसके क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। हमें पता है कि जो हमारा दिल्ली है वो इतना है, हमारा जो गोवा है वो इतना है, हमारा उत्तर प्रदेश इतना है। तो जो इनका एरिया है ना, इनका सीमित क्षेत्र है। इसलिए बोलते हैं जो राज्य का आकार होता है वो सीमित होता है, पर वह समय अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है संविधान सभा के सभापति तथा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाम बताइए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है इसमें। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। बस इसका फ्रेमवर्क क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें अध्यक्ष के नाम पूछे हैं और 2023 में आप देखेंगे, मैंने उसमें भी आपको ये बताया हुआ है इसका आंसर। उसमें आपको ये पूछा था कि जो सभापति के अध्यक्ष हैं और संविधान प्रारूप समिति के जो इनके लीडर हैं, पहले मैं आपको इनके लीडर के नाम बता देती हूँ। इसमें ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। इसमें संविधान सभा के सभापति कौन थे, इसका आंसर आप लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा करके, राजेंद्र प्रसाद। आगे डॉक्टर ज़रूर लगाइएगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के, इसके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अब उसमें 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको ये क्वेश्चन बोला था कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं और जो अम्बेडकर जी हैं ये संविधान के किन समितियों से संबंधित थे, मतलब किन समितियों से ये जुड़े हुए थे। तो और 2022 मतलब इस साल आपसे ये पूछा है, जैसे कि संविधान सभा के सभापति कौन थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देख रहे हैं क्वेश्चन की रिपीटेशन कैसे होती है, मतलब आंसर एक ही है और पर क्वेश्चन का फ्रेम चेंज कर दिया है इसमें आपके लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जिला परिषद के कोई 2 कार्य बताइए। ठीक है, इसमें देखते हैं हम जिला परिषद के कार्य। इसका आंसर ऐसा लिखना है आपको, जैसे कि इसमें पहले बताना है कि जिला परिषद है वो राज्य और पंचायत के बीच में कड़ी का काम करती है। मतलब जो पंचायत होती है वो राज्य और पंचायत के जो काम होते हैं वे एक दूसरे को बताती है। ये कुछ इस प्रकार होती है, कुछ कार्य राज्य जो कहता है वो पंचायत को बताती है और जो कुछ पंचायत बताती है वो राज्य को बताता है। इस प्रकार ये कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये कुछ समितियों का गठन करती है। कौन सी समितियों का गठन करती है, जो किसी भी स्तर पर विकास से संबंधित होती है। जिससे भी किसी भी स्तर का विकास होएगा उससे संबंधित विकास संबंधित समितियों का गठन जिला परिषद करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को निर्देशन या फिर इनकी निगरानी करती है। मतलब जो जिला परिषद होती है वो ग्राम पंचायत की और पंचायत समितियों की या तो निगरानी करती है या फिर उनको निर्देश देती है कि तुम्हें ये कार्य ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप इतना लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है इसके लिए। ये इसके फंक्शन आपसे बताने थे, आपने बता दिए इसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 उदाहरण की सहायता को से दर्शाइए कि राष्ट्रपति का पद अति सम्मान का पद है। मतलब हमें 2 एग्जाम्पल देने कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वो हाई डिग्निटी है, मतलब अच्छा सम्मान का पद है। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, ये 2 मार्कर है। इसमें अगर आप सिर्फ पॉइंट पे लिख देंगे तब भी चलेगा। तो इसका आंसर आप कैसे फ्रेम करेंगे, 2 पॉइंट बताना आप। तो पहले बताना जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का पहला नागरिक होता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक है। दूसरा लिखेंगे आप, वह संविधान का रक्षक है। संविधान का रक्षक है। और इसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो ये राष्ट्रपति होता है वो संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ठीक है, क्योंकि जनता भी राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष तरीके से मतदान करती ही है, क्योंकि उनके जो MLA होते हैं चुने हुए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं इस तरह से। ठीक है, एक तो ये प्रथम नागरिक होता है, संविधान का रक्षक होता है और संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। ये इसके पद की गरिमा पद है। ठीक है, सम्मान है ये पद इसका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सार्वभौमिक बेशक मताधिकार का महत्व का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन भी 2 मार्कर है। ये क्वेश्चन भी 2023 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, पर इसका क्वेश्चन का फ्रेम अलग था, पर क्वेश्चन यही था। इसका मीनिंग जो मैं अभी आपको बताऊंगी। इसमें क्या पूछा है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है बेशक मताधिकार का महत्व विश्लेषण बताना है। विश्लेषण इसमें आपको बताना है। पहले तो बेशक मताधिकार है, इसमें जो वोट का अधिकार है वो 18 वर्ष से प्लस आयु के व्यक्ति को है। ठीक है, जितने भी भारत के 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हुए हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। और इसमें क्या होता है विश्लेषण के बारे में कि जो इसमें एक व्यक्ति एक वोट को महत्व दिया गया है। एक व्यक्ति एक वोट इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें यह है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, राज्यसभा विधानसभा में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है बेशक मताधिकार, क्योंकि नागरिक तो चुनते ही हैं ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री उसके चुनाव में भी भाग लेते हैं। इसलिए राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नागरिक भी। और ये बेशक मताधिकार की अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यूनिवर्सल
adult functions, फ्रेंचेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सांप्रदायिकता के अर्थ का मतलब सांप्रदायिकता का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करना है। मीनिंग, कम्युनलिज्म को क्या कहते हैं, फिर इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इन शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें सिर्फ इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे ना तब भी चलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ आप इसमें एक सबसे शॉर्ट से शॉर्ट कौन सी डेफिनेशन लिख सकते हैं आंसर के रूप में, जिससे आपका आंसर भी हो जाएगा और डेफिनेशन भी हो जाएगी। तो देखते हैं। तो इसका पॉइंट आप ऐसे लिखिएगा कि जो सांप्रदायिकता का अर्थ है वो इस प्रकार है, किसी के अपने धार्मिक समुदाय को दूसरे पर प्राथमिकता देने के विश्वास से है। सांप्रदायिकता क्या है, मतलब जब किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज़्यादा अहमियत दी जाती है तो उसको बोलते हैं सांप्रदायिकता। यही एक वो कारण है जिससे आजकल आप देख सकते हैं वर्तमान में हिंदू मुस्लिम के दंगे जो बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार हर राज्य स्तर पर भी अपने अलग अलग धर्म के अनुसार या फिर अपने जाति के अनुसार जो है दंगे होते हैं। ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये हर स्तर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, वर्ग हो, कोई भी हो। इसलिए सांप्रदायिकता क्या होता है, एक के ऊपर दूसरे को प्राथमिकता देना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच कोई 2 विवाद लिखिए। ये क्वेश्चन 2 मार्कर है, तो इसमें आपको सिर्फ 2 विवाद लिख देने हैं, उसका हेडलाइन लिख देंगे तब भी चलेगा। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं, जो कि इसका आंसर है पहला विवाद जो है भारत, पहले आप लिखिएगा, इसका मतलब स्टार्टिंग तो अच्छे से होनी चाहिए ना। तो आप इसमें ये लिखिएगा भारत और चीन के विवाद निम्नलिखित हैं। आप लिखिएगा इसका आंसर पहला है पानी से संबंधित विवाद। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना द्वारा बांध बनाया जा रहा है, जो कि हमारे असम वाले स्तर जो राज्य हैं इस स्तर के उसको प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके बांध बनाने से इस जगह पर जो बांध अगर यहाँ बन गया तो इससे यहाँ पे पानी का जो आने का स्तर है वो कम हो जाएगा और यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे है सीमा विवाद। लिख सकते हैं आप सीमा विवाद में क्या जोड़ेंगे आप, जैसे कि आप जोड़ सकते हैं कि भारत जो चीन है वो आजकल भारत के अरुणाचल प्रदेश साइड में अरुणाचल पर अपना आधिपत्य जमाता रहता है, इसे इन शॉर्ट में नेफा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना जो प्रभुत्व जमाता है। हमारे जो सीमा क्षेत्र है उसमें जैसे भूटान देश हो गया है, भूटान भी तो हमारा एक मतलब लॉक्ड कंट्री है, जो सभी से लॉक्ड हो रखा है, मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है एक तरीके से। जो चाइना है भूटान पर भी अपना बता रहा है कि हमारा ये वाला पार्ट हमारा है। तो इससे ना जो सीमा विवाद है वो बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं रूप से। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं चीन के अलावा, इसमें इन मुद्दों के अलावा बाकी आप हर क्षेत्र में लिखिएगा जो उसके चीप वस्तु हैं, आर्थिक क्षेत्र पर भी वह कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित कर रहा है। चीप सामान होने के कारण उसकी मांग हर देश में होती जा रही है। मगर आप इसमें सिर्फ 2 पॉइंट लिखेंगे तब भी चलेगा, जैसे कि पानी का विवाद हो गया और सीमा का विवाद हो गया। बाकी अगर आपको लिखना है तो शरणार्थी का मुद्दा लिख सकते हैं, जो कि दलाई लामा जी का था तिब्बत के समय में का तिब्बत मुद्दा। सिर्फ आप ये भी लिखेंगे तब भी चलेगा, तिब्बत मुद्दा। तो अगर आप लिख भी रहे हैं इस वाले पॉइंट को तो अब इसमें इनका नाम ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, दलाई लामा, क्योंकि इन्हीं की वजह से 1962 का भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ये तिब्बत के हैं, शरणार्थी के रूप में भारत में इन्होंने शरण ली थी और भारत ने इन्हें शरण दी थी। यही इनकी लड़ाई का मुद्दा था भारत और चीन का। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप इस प्रकार से इसे फ्रेम करेंगे तो भी चलेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको ये बताना है कि ये 2 नेशन थ्योरी है क्या। आपको इसमें लिखना है जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया गया था और इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है जो भारत है वह एक देश ना होकर 2 देश है। भारत 2 देश है, या फिर भारत में से 2 देश बनेंगे। एक कौन सा था, एक था पाकिस्तान और एक था भारत। आप इसको हिंदुस्तान में लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे तभी चलेगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत का अंदर है कि जो भारतवर्ष है वो एक देश ना होकर 2 देश हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और इसमें 2 कौमें समाई हुई हैं, कौमें हिंदू और मुस्लिम। और उनके अनुसार जो मुस्लिम वर्ग है उसका विकास भारत में नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वर्ग के विकास के लिए पाकिस्तान जैसे नए देश की मांग करी, जिसका जो नींव थी वो थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। ओके, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लिखेंगे तभी सफिशिएंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है गांधीवादी की किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मतलब हमें फीचर बताने हैं गांधीइज्म के। आप इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, इसकी स्टार्टिंग कीजिएगा आप जो गांधीवादी हैं इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
अगर जैसे कि 5 मार्क का क्वेश्चन है, अगर आप इसमें कुछ पॉइंट गांधी जी के बारे में इंक्लूड कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा, कि जैसे कि जो गांधी जी है वो भारतवर्ष के एक महान नेता थे और उन्होंने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अहिंसा के द्वारा देश से जो है विदेशियों को बाहर निकाला है। उन्होंने अहिंसा के द्वारा भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के पॉइंट छोटे छोटे 1-2 लाइन लिखेंगे तब भी चलेगा। अब हम देखते हैं इनकी 5 विशेषताएँ कौन कौन सी हैं। पहला आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं, या फिर लिख सकते हैं इन शॉर्ट में अहिंसा परमो धर्म, जैसे कि गांधी जी बोलते हैं अहिंसा को अपनाना। दूसरा लिख सकते हैं सर्वोदय। ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये सिर्फ मैं आपको पॉइंट लिख दे रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देना जैसे मैं बोल रही हूँ। सर्वोदय क्या होता है? सबका उत्थान, सभी का एक साथ उत्थान, कोई भी वर्ग ऊंचा नीचा ना हो, सभी के बीच में समानता हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो चाहे वो अमीर वर्ग हो, सभी का उत्थान साथ में होना चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हैं स्वराज क्या होता है? स्वयं का शासन, मतलब गांधी जी के अनुसार में हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है अपने शासन के लिए, हम अपना जो शासन है वो स्वयं कर सकते हैं उनके अनुसार में। और आप चौथा लिखेंगे सत्याग्रह क्या है? अपनी किसी भी मांग को मनवाने के लिए अहिंसा का प्रयोग करना, मतलब आत्मबल के ऊपर अपनी भी किसी मांग को मनवाना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध में सत्याग्रह किए थे, जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ गया था। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट, जैसे कि होता है स्वदेशी को बढ़ावा देना। स्वदेशी की मतलब अपनी संस्कृति, स्वदेशी से उनका मतलब है हमारी संस्कृति, हमें अपनी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए, अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। अब जैसे कि आप इसमें जोड़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं चरखा जो हमारी है पुरानी संस्कृति रही है, चरखे के द्वारा हम अपना आत्मबल या फिर आत्मविश्वास हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हो गए इसके 5 पॉइंट, 5 विशेषताएँ, ये आप लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य और सरकार के बीच कोई 5 अंतर बताइए। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन 5 मार्कर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, राज्य और सरकार के बीच में अंतर। तो पहले लिखते हैं राज्य। जैसे कि आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि राज्य के 4 तत्व बताइए, तो अब वही पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, अब उसके अलावा मैं आपको पॉइंट बता दे रही हूँ। एक तो है जो क्षेत्र है संप्रभु होता है, ठीक है, संप्रभु होता है और उसका अधिकार भी होता है। ये एक प्रादेशिक इकाई है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जो राज्य होता है वो अमूर्त होता है, मतलब हम इसे देख नहीं सकते पर हमें पता है ये कितना है। जैसे कि हमें पता है कि दिल्ली में एरिया इतना है, पर हम इसे देख तो नहीं सकते हैं कि इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये इनविजिबल है ना, इसलिए बोलते हैं इसे अमूर्त, ये अमूर्त है। नेक्स्ट देते हैं, इसमें क्या होता है, ये तो राज्य होता है वो जो स्थायी होता है, हमें पता है कोई एक राज्य यहाँ पे है तो वो यहीं रहेगा, इसके अलावा ये उठ के यहाँ तो आ नहीं जाएगा। बस ये हो सकता है इसका एरिया घट गया बढ़ गया, पर रहेगा तो यहीं पे ही, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, वो उठेगा तो नहीं, इसलिए ये स्थायी होते हैं। ठीक है, इसमें आप उसमें और क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं, ये एक प्रादेशिक इकाई है। प्रादेशिक इकाई का मतलब ये, इसमें ना जो भी वर्ग होगा वो एक से संबंधित ही होएगा, मतलब जैसे कि पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इससे मतलब एक वर्ग विशेष रहते हैं, एक प्रादेशिक इकाई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब सरकार के, ये तो हो गए राज्य। हम देखते हैं सरकार के पॉइंट। सरकार में आप लिख सकते हैं कि यह एक, इसके पास में शक्तियाँ होती हैं, सीमित शक्ति होती है। ठीक है, सरकार के पास में सीमित शक्ति होती है। नेक्स्ट लिखते हैं कि इसके पास में जिम्मेदारी होती है राज्य की रक्षा करने की, जिम्मेदारी राज्य रक्षा की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि ये राज्य का एजेंट होता है। सरकार जो होती है वो राज्य की एजेंट है, मतलब कोई भी काम करना हो उसे बताना है कि सरकार को इस प्रकार से काम करना होता है। जो सरकार होती है वो ठोस होती है, मतलब इसमें परिवर्तन के द्वारा चेंज किया जा सकता है, मगर है कि हमें पता है कि सरकार है, हमें दिखती है। आप इसमें लिख सकते हैं कि ये दृश्य होती है, क्योंकि सरकार को तो हम देख सकते हैं ना कि हमारे देश का लीडर कौन है, पीएम जी हैं, उनको हम देख सकते हैं कि नहीं, है ना, तो इसलिए स्थिर है, दृश्य है। और ये क्या होती है, ये होती है अस्थायी। सरकार हमेशा अस्थायी होती है, क्योंकि ये 5 साल के बाद बदलती है, और कभी कभी अगर स्थिति ख़राब हो तो 5 साल से पहले भी बदल जाती है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो ये इनके बीच में 5 अंतर थे, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं सरकार के ये हैं और राज्य के ये पॉइंट हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय आपातकाल के कोई 5 प्रभावों को उजागर कीजिए। मतलब जो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन है 5 मार्कर। राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन जो है वो 2023 में भी आ रखा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार में। आप आंसर लिखेंगे तो इसको स्टार्ट कीजिएगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। क्या उल्लेखित किया गया है? कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब या तो युद्ध हो या जब बाहर से किसी ने भारतवर्ष पर हमला किया हो, उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि है 352 आर्टिकल के अंतर्गत। अब इसके प्रभाव में और भी लिखना है तो इसमें आप लिखेंगे जो ये आपातकाल है ये संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है 3 बार या 3 टाइम। मतलब जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, अगर सरकार संसद हमारे देश की चाहती है तो संसद आपातकाल को एक बारी में सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये नहीं कि वो एक बारी में 3 वर्ष के लिए आपातकाल बढ़ा देगी या 2 वर्ष के लिए बढ़ा देगी, ऐसा नहीं कर सकती। जो संसद है वो आपातकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और वो ऐसा काम 3 बार कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे कि जो केंद्र और राज्य सरकार के होते हैं वो संबंध प्रभावित होते हैं। केंद्र और राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? जब देश में आपातकाल लगता है, जो केंद्र होता है वो पावरफुल हो जाता है। वो फिर राज्य के सभी मामलों में इंटरफेरेंस करता है। वो देखता है कि राज्य सरकार कौन से कानून बना रही है। अगर कोई कानून बना भी रही है तो उसको राज्य सरकार को केंद्र सरकार के पास में भेजना पड़ेगा। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। जो हमारे देश में सरकार है वो संघीय से एकात्मक हो जाती है। ठीक है, सरकार संघीय से एकात्मक हो जाती है। इसका क्या मतलब है? सरकार जो होती है ना संघीय होती है, जिसमें संघीय सरकार क्या होती है पहली बात मैं आपको ये बता दूं। संघीय सरकार होती है जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो रखा होता है। केंद्र की शक्ति अलग है, राज्य की शक्तियां अलग है। ये है संघीय शक्तियां। अब एकात्मक शक्ति कौन सी होती है? जिसमें संघ और जो राज्य की शक्तियां होती है उसमें जो पावरफुल होता है वो संघ होता है। संघ के पास में सारी शक्तियां हो चली जाती हैं। सारी नहीं, मतलब इन शॉर्ट कुछ कुछ जो जो इम्पोर्टेंट शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास में चली जाती है। अब जब कोई भी काम होएगा तो राज्य को संघ से परमिशन लेनी होगी। इसे बोलते हैं एकात्मक। और इसके लिए कोई हमारे देश में संशोधन की आवश्यकता है ही नहीं। आपातकाल लगते ही संघीय से एकात्मक शक्तियां हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं ये तो जो ये आपातकाल है या तो पूरे देश में लगेगा, या तो पूरे देश में लग सकता है, या फिर किसी एक भाग पर भी लग सकता है। भारत के एक भाग पर भी लग सकता है। ठीक है, और जो होती है जब जो केंद्र होता है वो इतना पावरफुल हो जाता है, केंद्र राज्य सूची पर भी कानून बना लेता है आपातकाल के चलते। वैसे केंद्र की अपनी अलग सूची है, राज्य की अपनी अलग सूची है, पर आपातकाल के टाइम पे जो केंद्र होता है वो राज्य की सूची पर भी कानून बना लेता है। तो ये इस प्रकार इसके प्रभाव है। क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी का। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया पॉइंट वाइज, आपको बस इसे एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार या फिर अपने शब्दों में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के महत्व का विश्लेषण कीजिए। न्यायिक पुनर्वलोकन क्या होता है? पहली बात तो यह है, क्वेश्चन है 5 मार्कर। पहले आपको इससे बताना कि न्यायिक पुनर्वलोकन है क्या। आपको इसमें ये लिखना है न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय अपने किसी भी दिए हुए आदेश या विधेयक की पुनर्समीक्षा करता है। पुनर्समीक्षा करता है मतलब क्या है? मतलब उसने कोई निर्णय दे दिया है और निर्णय में कोई कमी है, तो अगर कोई वो निर्णय अगर जनता के हित में नहीं है तो उस पर जो कोर्ट है वो दोबारा निर्णय ले सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन। अब देखते हैं, लिखने से अर्थ लिख देंगे आप। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिख दीजिएगा। अब इसकी महत्व देखते हैं। महत्व क्या है? पहली बात तो यह है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 322 और 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है न्यायिक पुनर्वलोकन का। ठीक है, इसमें क्या होता है? कानून की जांच होती है दोबारा से।
कानून जांच की पुनर्व्याख्या होती है, पुनर्व्याख्या। ठीक है, लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसमें जो अनुचित कृत्य होते हैं उनके खिलाफ होती है, अनुचित कृत्य के खिलाफ। लिख सकते हैं कि जो ये न्यायिक पुनर्वालोकन है ये संविधान का रक्षक है एक तरीके से, क्योंकि अगर कोई गलत काम हुआ है उसको सही कर रहे हैं तो संविधान का रक्षक ही हुआ ना, संविधान का रक्षक है, ये संरक्षण करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे मूल अधिकारों की भी या मूल संरचना की रक्षा करता है, मूल संरचना की रक्षा करता है। तो इस प्रकार आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा इसके अंदर। 5 मार्क का क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट है अगर आप 5 पॉइंट लिख देंगे तो। इससे आपके नए पुनर्वलोकन का अर्थ और इसके महत्व दोनों डिफाइंड हो गए हैं। ठीक है, आप इसके अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपने आप ये आप बना सकते हैं आप अपने लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर साल रिपीट होते हैं, तो इस प्रकार आपको इसे फोकस करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, और रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, क्या पता वो इस साल आ जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में चुनाव कराने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब जो प्रोसेस है इलेक्शन का उसके बारे में बताना है। वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, पर आपको इन शॉर्ट बहुत आराम से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको सीक्वेंस में लिखने हैं या फिर ऊपर नीचे लिखने हैं तब भी चलेगा, बस आपको तो उसमें पॉइंट लिखने हैं ना। अब सीक्वेंस का मतलब तो इसमें बनता नहीं है। अब आपको इसमें आंसर में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि पहली बात तो ये लिखना है कि चुनाव क्या है। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आम व्यक्ति अपने किसी प्रतिनिधि को चुनता है अपना मत या फिर अपने विचार प्रकट करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है, किस प्रकार से होता है। पहले तो इसका देखते हैं, इलेक्शन कमीशन मतलब निर्वाचन आयोग सूचना जारी करता है कि चुनाव होंगे। अब चुनाव होने के बाद फिर क्या होता है, उस टाइम के बाद में नामांकन होता है, जो उम्मीदवार होते हैं उनका नामांकन होता है। चलो ठीक है जी, नामांकन भी हो गया। फिर इनको क्या मिलता है, इनको चिन्ह मिलता है। ठीक है, चिन्ह मिल गया। अब चिन्ह मिलने के बाद क्या करते हैं, ये अपनी घोषणा जारी करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे, चुनाव जीतने के बाद वो करेंगे, फला वगैरह। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि वोट होएगा, वोट होएगा, मतदान, मतदान दिवस। आप इसको ऐसे लिखना कुछ तक कि अच्छे अच्छे वर्ड हो तो अच्छा लगे देखने में भी। मतदान दिवस, जिस दिन वोट किया जाता है, मतदान दिवस होता है। फिर क्या होता है इसके बाद में, इसकी फिर निगरानी की जाती है कि कहीं इसकी चोरी ना हो जाए। जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि पहले मूवीज में आपने देखा होगा कि जो वोटिंग होती है उसी बॉक्स को जला देते हैं, या उसको गायब कर देते हैं, या फेर बदल कर देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, ऐसा ना हो, निगरानी की जाती है। फिर इसकी गिनती होती है, गिनती के बाद में निष्कर्ष बताया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मानवाधिकार की कोई 5 विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। मतलब ह्यूमन राइट के फीचर बताने हैं आपको, ह्यूमन राइट के। पहले तो आपको लिखना है कि ह्यूमन राइट है क्या। आप इसकी पहले डेफिनेशन दीजिएगा, इसका अर्थ। एक क्वेश्चन 5 मार्क कर रहा है, इसलिए पहले से आपको इसमें अर्थ बताना है, फिर इसकी विशेषताएं बताना। अर्थ बता देना, मानवाधिकार क्या है। मानव को जन्म से जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं मानवाधिकार। इस प्रकार से या फिर जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषता क्या होता है, पहले लिखेंगे इसके। आप ये तो होते हैं आवश्यक और मौलिक, आवश्यक और मौलिक अधिकार हैं ये। आवश्यक मौलिक अधिकार हैं, सार्वभौमिक हैं ये, सीमित भी हैं, गरिमा से जुड़े हुए हैं, और ये गतिशील हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। आप सभी इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा बस। जैसे कि आवश्यक है, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हैं, मतलब मौलिक अधिकार कौन से अधिकार हैं, हमारे देश के संविधान से प्राप्त भाग 3 के अंतर्गत प्राप्त हैं हमें। जैसे स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध सभी अधिकार हमें प्राप्त हैं, वे मौलिक अधिकार होते हैं। सार्वभौमिक है, मतलब ये सभी को मिले हुए हैं और समान रूप से, ये नहीं किसी को ज्यादा है किसी को कम है। तीसरा लिख सकते हैं, ये सीमित है। मतलब सीमित है मतलब ये ऐसे हैं कि ये बेलगाम नहीं है, मतलब किसी को मिल गए तो वो सब एकदम बे इंतहा इसका प्रयोग करे, ऐसे नहीं है, सीमित है ये। नेक्स्ट है, गरिमा से जुड़े हुए हैं, ये व्यक्ति की गरिमा से जुड़े हुए हैं, वो किसी की भी गरिमा को ठेस ना पहुंचाए, सभी समान है इसके लिए। नेक्स्ट है, गतिशील है। मानव अधिकार गतिशील होते हैं हमेशा, मतलब ये समय के अनुसार और समय की मांग के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए इन्हें गतिशील बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे 5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 क्वेश्चन है, जनमत निर्माण में सहायक किन्हीं 5 साधनों का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको ये लिखना है जनमत है क्या। ठीक है, जनमत की डेफिनेशन क्या है।
मैं आपको बोल देती हूँ, आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। या फिर समाज के भीतर लोगों का एक बड़ा समूह जो एक राय व्यक्त करता है उसे बोलते हैं जनमत। मतलब कि एक समूह है जिसकी एक राय है, ठीक है, एक समूह जिसकी एक राय है उसे बोलते हैं जनमत। ये लोगों का एक समूह है। अब इसका देख लेते हैं इसके साधन क्या हैं। साधन क्या होता है, हमें आप सपोज साधन नॉर्मली कीजिए, साधन हमें क्या होने चाहिए, क्या होंगे, पहले आप लिख दीजिए इसमें मीडिया। दूसरा हो गया संगठन के द्वारा भी जनमत हो सकता है। दूसरा हो गया राजनेता द्वारा भी हो सकता है, या फिर छात्र द्वारा होता है, छात्र संगठन, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर परिवार से जुड़ा है तो परिवार संबंधित मुद्दे भी आ जाएंगे इसके अंदर। ये इसके हो गए जनमत को व्यक्त करने के लिए कार्य, हमें जनमत बताना है। या फिर कोई वंचित वर्ग हो गया, कोई भी वर्ग इसमें सम्मिलित हो सकता है जो एक समूह है और जिसकी एक राय है, तो वो तो वर्ग कोई भी हो सकता है ना, बच्चों का भी हो सकता है। इसलिए जनमत का जो साधन होते हैं वो अनेक होते हैं। आप इसमें लिख दीजिएगा मीडिया। मीडिया के द्वारा क्या होता है, वो लोग अपने जो विचार हैं वो जनता तक या सरकार तक पहुंचाते हैं। इस संगठन के द्वारा वो इकट्ठा होकर अपनी मांग को मजबूत करते हैं, राजनेताओं को इसमें शामिल करते हैं ताकि वो उनकी बात संसद में या पेश कर सकें। छात्र इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि आपने हमारे देश के विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन है, जैसे कि हो गया KYS हो गया, या फिर NSU करके कुछ है, ABVP लिख लीजिए, ABVP, इस प्रकार के संगठन हो गए। अब परिवार से संबंधित, परिवार से कोई जुड़ा होता है, जैसे कि परिवार में क्या हो गया, बूढ़े वर्ग हो गया, बूढ़े वर्गों का एक संगठन हो गया। वंचित वर्ग जिसमें कि पिछड़े हो गए, शूद्र हो गए, या फिर दिव्यांग व्यक्ति हो गए, महिलाएं हो गई, इस प्रकार के जो वर्ग होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से सारे वर्ग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसमें अच्छे से वर्ड डिफाइन करना है आपको, इसमें मैंने आपको बता दिया है, पॉइंट ये है इसके, अच्छे से लिखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि 4 मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मतलब फंडामेंटल राइट के बारे में बताना है कोई 4, और उनको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन 8 मार्क का है, तो आपको अच्छे से लिखना है इसके बारे में। क्या लिखिएगा, पहली बात तो जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ पे हमारे संविधान के, लिखिएगा जो ये संविधान के भाग 3 के अंतर्गत है, ठीक है। और इसके अंदर हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो कि निम्न है। कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ लिख देती हूँ, लिखिएगा। पहला है हमारा अधिकार है समानता का, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध विरुद्ध अधिकार। और लिख दीजिएगा धर्म स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है। इस प्रकार है संस्कृति के, जैसे वैसे तो इसमें सिर्फ जितना बोला है उतना लिखना, 4 लिखे हैं तो मैंने 4 लिख दिया, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। वैसे और भी अगर आपको ये नहीं है, शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, ये भी है और ये भी है। इसमें लिखना समानता में ये आर्टिकल हमें 14 से लेके 18 तक प्राप्त है। स्वतंत्रता 19 से लेके 22 तक प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 है। धर्म जो है 25 से 28 तक है। जो शोषण वाला है वो 29, 30 है, और 32 है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपको इसमें लिखना है कि जो समानता का अधिकार है वह हमें इतने आर्टिकल यहाँ 14 से 18 तक मिले हुए हैं, जिसके अंतर्गत हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। चाहे वो हमारे कानून के समक्ष स्वतंत्रता हो, सॉरी समानता हो, समानता हो, या फिर कोई भी समानता हो, उपाधियों में समानता हो, शिक्षा में समानता हो, इस प्रकार के जो अधिकार है वो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार लिखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, निजी जीवन की स्वतंत्रता है, निर्वाचन के विरुद्ध स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध, किसी भी स्तर पर किसी भी वर्ग के साथ शोषण नहीं किया जाएगा, उससे संबंधित है। अगर आपको ये देखो इसमें 4 पॉइंट पूछे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने एक ये लिख दीजिएगा, एक ये लिख दीजिएगा, एक ये लिख दीजिए, हाल फिलहाल में टॉपिक में रहता है। और 4th नंबर पर ना आप ये लिखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है इसमें, ये आर्टिकल के अंतर्गत ना हमें बाकी जो हमारे ये 4 हैं, समानता, स्वतंत्रता, धर्म और शोषण के विरुद्ध, इनके सुरक्षा का अधिकार दिया गया है इसमें। इसलिए आप इसको जरूर लिखिएगा कि इस अधिकार के अंतर्गत हमें अन्य मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है
भारतीय संविधान की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब इसमें संविधान की विशेषता बतानी है। संविधान, पहली बात तो इसको लिखना है, हमारा जो संविधान है वो कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर को तैयार हो गया था। इसके बारे में लिखना है 1949 में, और 26 जनवरी को लागू किया गया था 1950 में। इसकी विशेषताएं क्या है? ये लिखा हुआ संविधान है, लिखित और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक है, ये कठोर है, लचीला भी है, लचीला भी है और कठोर भी है। मतलब कोई भी संशोधन करना है, कुछ साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ विशेष बहुमत से होते हैं, इसलिए लचीला भी है, कठोर भी है। हमारा जो संविधान है संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। ठीक है, हमारे संविधान में सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। अगर आप अमेरिका देखेंगे, वहां पर लोगों को देश की नागरिकता तो है, जैसे कि वो अमेरिका का है, मगर उसे स्टेट की नागरिकता भी है, कि वो जैसे टेक्सास का है या फिर कैलिफोर्निया का है। इस प्रकार से उनकी दो सिटीजनशिप होती है उनकी। ठीक है, अब ये 4 लिखने में 4 लिख दीजिएगा। लिखित है, लचीला है, कठोर है, संघात्मक है, एकल नागरिकता है। और आपको एक पॉइंट और जोड़ना तो आप लिख दीजिए इसमें संसदीय व्यवस्था भी है संविधान में, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, ये होगी हमारे संविधान की 4 विशेषताएं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति और उसकी किन्हीं 6 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। पहले तो आपको लिखना है कि प्रधानमंत्री है कौन। ठीक है, प्रधानमंत्री कहाँ हमारा नेता है, तो पहले प्रधानमंत्री की स्थान बतानी है कि सभी नेताओं में प्रथम, सभी नेता में प्रथम होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर शक्तियां देख लेते हैं, शक्तियां क्या क्या होती हैं। एक तो ये बैठक का अध्यक्ष होता है, कोई भी मीटिंग होगी उसका अध्यक्ष पीएम ही होता है। ठीक है, ये मंत्री परिषद का हेड होता है, सभी मंत्रियों का ये हेड होता है। नेक्स्ट है ये राष्ट्रपति को सलाह देता है। क्या सलाह देता है कि किसी मंत्री को हटाना है या फिर उसको बर्खास्त करना है। ठीक है, इस प्रकार की जो सलाह है वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। ये मंत्रियों पर नियंत्रण रखता है, मंत्रियों का हेड है तो मंत्रियों पर नियंत्रण रखेगा और उनको निर्देश देगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। ठीक है, और क्या करता है पीएम? सदन में चर्चा जो होती है उसका हेड होता है, हेड हो गया, सभी कक्षों में प्रथम हो गया। ऐसी शक्ति, ये विदेश यात्रा करता है, विदेश यात्रा करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो स्थिति है उसका प्रतिनिधित्व करता है ये। और ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। होगी सी 6 शक्तियां। कार्यपालिका प्रमुख, और ये सभी जो मंत्री होते हैं उन सभी में विभाग बांटता है कि तुम्हें ये विभाग मिलेगा, तुम्हें ये विभाग मिलेगा। ये पॉइंट पे आप इसमें जोड़ सकते हैं। ये हो गया कि 6 शक्तियां, वैसे तो कई सारी शक्तियां होती हैं, इसमें से ये शक्तियां मेन मेन है, या फिर ये भी है, इसमें ये जोड़ सकते हैं आप। बैठक का अध्यक्ष करता है, मंत्री का हेड होता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, मंत्री पर नियंत्रण रखता है, विदेश यात्रा करता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है। ये हो गया पीएम क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया तथा उसकी किन्हीं 6 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताना है। पहली बात तो यह है, इसकी चुनने की प्रक्रिया देखते हैं कि ये कैसे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, जो चुनाव अध्यक्ष के जो चुनाव होता है उसकी जो डेट होती है, तारीख कि किस दिन इसका चुनाव होएगा, वो राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, और फिर सदन के सदस्य होते हैं जो वोट डालते हैं, सदन सदस्य होते हैं, साधारण बहुमत से इसका चुनाव किया जाता है। मतलब जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो सदन का सदस्य होना चाहिए, साधारण बहुमत से किया जाएगा। और अक्सर देखा जाता है कि जो स्पीकर होता है वो सत्ताधारी दल का ही होता है। ठीक है, इसकी होगी चुनाव प्रक्रिया। ये 8 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये तो चुनने की प्रक्रिया। आपकी 6 शक्तियां देख लें, शक्तियां क्या क्या होती हैं। ये सदन के टॉपिक बताता है कि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सदन चर्चा विषय लिख सकते हैं, चर्चा विषय, कि हम आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है वो अनुशासन बना के रखता है। आप देख सकते हैं कि आप मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए ऐसे बोलते रहता है वो स्पीकर। अनुशासन।
नेक्स्ट है ये दल बदल। जब कोई टॉपिक आता है या मुद्दा आता है तो उस पर ये घोषणा करता है कि ये वाला जो चुनाव है वो दल बदल किया गया, ये नया नेता ने दल बदल किया है। इसका निर्णय कौन करता है? सभापति करता है लोकसभा का। ठीक है, दल बदल देख सकते हैं घोषणा। ये दल बदल के रूप में उस नेता को अयोग्य घोषित कर सकता है। और वो सदन की जो प्रक्रिया होती है, संसदीय प्रक्रिया, उसका पालन करता है। वो कहता है ना कि आज का सदन स्थगित किया जाता है, स्थगन हो गया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो उसके बारे में बताता है। तो ये लिखता है कि सदन है स्थगन किया गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है या सिर्फ स्थगित किया जाता है। इस प्रकार का जो निर्णय होता है वो स्पीकर ही देता है। वो आज जो वो स्पीकर होता है वो जब संयुक्त बैठक कराई जाती है, संयुक्त बैठक का वो हेड होता है। संयुक्त बैठक कौन सी होती है? जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों होते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त बैठक। इसका जो हेड होता है वो स्पीकर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख सकते हैं आप। इसमें थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। धन विधेयक का निर्णय स्पीकर ही करता है। वही बताता है कि ये कोई विधेयक जो आया वो धन विधेयक है या नहीं है। इसका जो निर्णय है वो स्पीकर ही करता है। ये इसकी 6 शक्तियां हो गई हैं। वैसे और भी हैं, ये इसकी 6 इसने बोला है तो 6 लिख दिए हैं, 4, 5 और ये 6। ठीक है, इसमें मैंने इन शॉर्ट में आपको पूरे क्वेश्चन का फ्रेम बता दिया कि आंसर आपको ऐसे लिखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मानव भारत में मानवाधिकार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, अब इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको क्या लिखना है। आपको इसके महत्व बताना है। 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इसमें पॉइंट वाइज लिखना है। पहले लिखिएगा मानवाधिकार क्या है। ये क्वेश्चन इसी साल में भी 2 बार दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखेंगे तो मानवाधिकार से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें दोबारा लिखना है आपको। वही पॉइंट लिख देंगे तब भी चलेगा। तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं ये क्वेश्चन आपको इसी में बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 में ही। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 15 है, क्वेश्चन नंबर 19 भी है। तो उसमें आपसे वो 8 मार्कर में, ये 5 मार्कर में है। आपको इसमें भी इसका अर्थ बताना है और ये 5 पॉइंट आपको उसमें लिख देने हैं। ये वाले 5-6 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इसको बस आपको थोड़ा सा और एलोबरेट कर देना है कि इसके जो पॉइंट है, एक आधा पॉइंट अपनी तरफ से बढ़ा दिया आपने, इस प्रकार लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये 2 बार आंसर रिपीट करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ये क्वेश्चन यहीं से लिया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन है, आपको यही एज इट इज़ वहीं लिख देना है। आपको इसमें 1-2 प्लस पॉइंट अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल आपके पास में से रिलेटेड तो वो जोड़ देंगे आप इसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कोई 4 उपाय बताइए। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हुआ ये वाला मतलब। ठीक है, आपको पहले बताना है पर्यावरण प्रदूषण है क्या। ठीक है, पर्यावरण के बारे में बता दो या दोनों को इकट्ठे बता दो। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? जैसे कि हमारे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण लिख सकते हैं कि पर्यावरण जो प्रदूषण है वो कई स्तरों पर हो रहा है। आप इसके स्तर बता देंगे कि जल है, भूमि है, वायु है, मतलब हर स्तर पर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार लिखे आप इसके इसके अंदर लिख दीजिएगा पॉइंट, इसके ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, इस प्रकार से। अब इसलिए 4 उपाय बताने हैं इसको रोकने के लिए। क्या क्या उपाय हैं आपको मैं, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट देखेंगे उसके अंदर मैंने आपको बताए हुए हैं इसके आंसर। यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ उपाय क्या क्या किए गए हैं। BS6 मानक को अपनाया गया है। BS6 मानक क्या होता है? BS का मतलब होता है भारत स्टेज। भारत स्टेज मानक 6 को अपनाया गया। इससे पहले हमने 4 को अपनाया था, उसके बाद हमने 5 को स्किप करके सीधा 6 को अपना लिया। ठीक है, हमने इसे नहीं अपनाया पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। इसके अंदर जो होते हैं, जो धुएं की मात्रा होती है, जो CNG होती है, उसको बढ़ाया गया है। इस प्रकार से ये मानक होते हैं। ओजोन के लिए कार्य किया गया है। ओजोन परत है ना, उसकी सुरक्षा के लिए भी कई कार्य किए गए हैं। O3 बोलते हैं इसे। कौन कौन से सम्मेलनों में भारत ने भाग लिया है? चाहे वो वियना हो या मॉन्ट्रियल हो। मॉन्ट्रियल ने भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके अलावा भारत ने क्या किया है? भारत ने जैसे देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, ये स्वच्छ भारत में पर्यावरण के लिए ही है, स्वच्छ भारत अभियान। और क्या अपनाया गया है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, और पर्यावरण दिवस हमारे देश में मनाया जाता है, बता सकते हैं कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है,
आप ये सब पॉइंट इसमें लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप फिर आप स्टार्टिंग से कर दीजिए कि जो पर्यावरण है हमारे देश में, हमारे देश में नहीं, मतलब पूरे आज विश्व की मांग है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। आप देखते हैं उसको रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं वो बताने हैं आपको इसमें। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के मैंने आपको बता दिए हैं, मानक, कानून या प्रयास, वो सभी इसमें ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पंचशील के किन्हीं 4 मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए या सिद्धांतों को उल्लेख कीजिए। मतलब हमें प्रिंसिपल ऑफ पंचशील बताने हैं, उसमें है तो 5 पर 4 बताने हैं इसमें। क्वेश्चन 8 मार्कर है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है, पहले तो बताना है पंचशील क्या है। पंचशील सबसे पहले कहाँ किया गया था हमारा देश का? 1954 में किया था, चीन के साथ में। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं जो पंचशील का निर्माण है उसका निर्माण किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था इसका निर्माण। ठीक है, अब इसके 4 सिद्धांत बताने हैं। आप इसमें किसके सिद्धांत निम्न है, इसमें से पहला है, क्या लिखेंगे? पहला, एक दूसरे की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता की मान्यता रखना या मान्यता देना। संप्रभुता लिख देती हूँ यहाँ पे, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। एक दूसरे देश को अपने देश की अन्य देशों की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, उनको मान्यता देना है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अस्तित्व मतलब क्या है? कोई भी विवाद हो तो उसका जो निपटारा है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना। तीसरा क्या लिखेंगे? अनाक्रमण संधि, मतलब किसी भी देश पर हमला न करने की नीति को अपनाना। और चौथा क्या करना है? हस्तक्षेप ना करना, हस्तक्षेप नहीं करना, मतलब किसी भी घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि चीन का मानना था, जो 1962 में भारत का युद्ध हुआ है, उस चीन का ये मानना था जो भारत है वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसने दलाई लामा को अपने भारत में शरण दी, ये उसका मानना था। ठीक है, तो ये हुए इसके 4-5 पॉइंट, 4 पूछे हैं, 4 मार्गदर्शन ये हैं, बता दिए। सबसे पहले चीन के साथ में किया गया था, नेहरू जी ने बनाया है इसको। आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे, अच्छे से हाईलाइट करके, जो मेन मेन वर्ड होते हैं आप उसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो अच्छा सा लगेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। अब इसको आपको इन दोनों के संबंध बताने हैं। पहले आप लिखिएगा भारत और अमेरिका जो है ये दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, दोनों में जो समानता है, भारत और अमेरिका के संबंध मधुर रहे हैं, दोनों देश लोकतांत्रिक हैं। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं? आप इसके अगर आप सेक्टर वाइज बताना चाहेंगे तो वैसे लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? पहले लिखेंगे सहयोग किस किस क्षेत्र में है, सहयोग करते हैं ये दोनों देश। G20 हो गया है, और ये द्विपक्षीय बैठकें करते हैं साल में। और सहयोग कहाँ है? WTO में सहयोग है, UNO में सहयोग है, आसियान में सहयोग है। ठीक है, और इंडियन ओशियन रीजनल एसोसिएशन में भी सहयोग है। रक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं रक्षा में क्या क्या किया गया। हमारे एग्रीमेंट है लिमोआ, लिमोआ एग्रीमेंट है, ये 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है बेका एग्रीमेंट है, ये 2020 में किया गया था हस्ताक्षर दोनों देशों के साथ में। और क्या है? प्रौद्योगिकी में, प्रौद्योगिकी में क्या है? भारत और अमेरिका मिलकर एक निसार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश मिलकर एक अंतरिक्ष को हाँ, एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेंगे। और क्या लिख सकते हैं? कि दोनों देश आपस में सहयोग कर रहे हैं, दूसरों की संस्कृति होती है। वैश्वीकरण लिख सकते हैं आप, वैश्वीकरण के कारण दूसरों के एक दूसरे संचार है, लोग हैं, संस्कृति है, इनका आदान प्रदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि भारत जैसे अमेरिका जैसे देश में भी दिवाली बनाई जाती है, दिवाली का पर्व होता है, यहाँ पे साड़ी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो काम है वो किए जाते हैं। ये जो संबंध है एक दूसरे के अपने मधुर संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से आप ये लिखेंगे तो आपका 8 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया सेक्शन बी का पार्ट 1, ये है वर्ल्ड ऑर्डर और यूनाइटेड नेशन। तो इसका क्वेश्चन है वैश्वीकरण के किन्हीं एक सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करें। 2 मार्क का क्वेश्चन है, छोटे से छोटा जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखना है। पहले तो आपको लिखना है कि वैश्वीकरण क्या है। एक इसमें लिखेंगे
लोग, संस्कृति, सूचना, विचार का प्रवाह। वैश्वीकरण है। सकारात्मक प्रभाव क्या है? सकारात्मक प्रभाव तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि हो गया है नई संस्कृति मिलती है हमें दूसरे देश में सीखने को। कोई एक लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे हुए तो अच्छा लगेगा। नई संस्कृति हो गई, नए बाजार हो गए, ठीक है, नई प्रतिभा हो गई, इस प्रकार के जो इसके प्लस पॉइंट है वो मिलते हैं वैश्वीकरण में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का क्या अर्थ है? संयुक्त राष्ट्र के किन्हीं चारों उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। चार्टर क्या है? जैसे हमारे देश के संविधान है ना, वैसे ये संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है। चार्टर में क्या बताया गया है? ये एक कानून का संसाधन है, इसमें यूएन देश बंधे हुए होते हैं चार्टर से। यह है अंतरराष्ट्रीय कानून का साधन है, ठीक है, कानून का साधन है जिसे यूएनओ के देश बंधे हुए हैं। यूएनओ देश इससे बंधे हैं, यह है इसका चार्टर का अर्थ। ठीक है, अब इससे 4 उद्देश्य बताने हैं। उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं इसके, आप बताएंगे? एक तो हो सकता है इसका अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति हो गया, अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो गया, राष्ट्रों के बीच में मैत्री हो गया, संबंध, राष्ट्रों के मध्य मैत्री संबंध। और क्या होगा? गरीबी, मतलब राष्ट्रों का विकास आप लिख सकते हैं, राष्ट्रों का विकास। ये इसके 4 पॉइंट हो गए। आपको जो अच्छा लगता है आप इसमें वो भी लिख लीजिएगा, पर इन शॉर्ट में ये अच्छे पॉइंट है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना है। अगर आपके पास में कोई एग्जाम्पल हो तो आप उसमें वो भी जोड़ सकते हैं उससे पॉइंट के साथ में। ठीक है, जैसे राष्ट्रों का विकास किया होगा, उसके लिए हमारे देश में भी हाल फिलहाल में चल रहा है वो SDG गोल चल रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य है। ये गोल चल रहे हैं जिससे कि देशों का विकास हो सके हर स्तर पर। इसके अंदर 17 लक्ष्य हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। अंतरराष्ट्रीय शांति हो गया, शांति में क्या है? शांति सेना है, जिसमें भारत भी शामिल है। राष्ट्रों के बीच में सहयोग क्या हो सकता है? अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कराए जाते हैं, जैसे कि इसके सम्मेलन लिख सकते हैं। सहयोग में सम्मेलन होते हैं ना, जैसे चाहे WTO का हो गया, चाहे UN का हो गया, कोई भी सम्मेलन होगा उसमें भाग लेते हैं। और राष्ट्रों के बीच मध्य संबंध हो सकते हैं। संबंध कैसे होते हैं? एक दूसरे व्यापार से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के निशस्त्रीकरण के किन्हीं 4 गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। पहले तो पता है निशस्त्रीकरण क्या है, संयुक्त राष्ट्र को बाद में देखेंगे। निशस्त्रीकरण क्या है? हथियारों का उन्मूलन। हथियारों का उन्मूलन निशस्त्रीकरण होता है। इन शॉर्ट में आपको डेफिनेशन बता दे रही हूँ मैं, ये ऐसे लिखिएगा। निशस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों का उन्मूलन। अब इसकी गतिविधियां देख लेते हैं। इसकी गतिविधियां लिखिएगा, लिखना है। इसकी गतिविधियां निम्न है। पहले तो है परमाणु अप्रसार। अप्रसार का मतलब होता है, मतलब उसके प्रसार को रोकना, उसके वितरण को रोकना। परमाणु आतंकवाद को रोकना। परमाणु हथियार उन्मूलन, ठीक है, जो परमाणु हथियार बन रहे हैं उनको हटाना, उनको बनने नहीं देना, उनको रोकना। और जैविक हथियार जैसे हो गया, जैविक हो गया, रासायनिक हो गया, ऐसे हथियारों को रोकना। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे कि सामूहिक विनाश के हथियारों को रोकना, ये भी देख सकते हैं। सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं उन्हें रोकना, जैसे कि आप देख सकते हैं जैविक बैक्टीरिया हो गया कोई, जैसे कि आप ने देखा होगा जो कोविड का ये वायरस है, ये जैविक हो गया। इस प्रकार के जो हथियार हैं इनको रोकना, जो आने वाले टाइम में घातक रूप निभा सकते हैं अपने लिए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 4 गतिविधियों की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसके बारे में बताना है। पहले तो आपको बताना है ये बना कब था। इसका गठन कब हुआ था? 1948 में इसका गठन हुआ था। अब इसके विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित तो विषयों पर काम करेगा। तो उसमें क्या क्या काम करना है आपको ये बताना है। ये ना हर स्तर पर जो होता है ना, देश को सहयोग करता है स्वास्थ्य से संबंधित। जैसे कि क्या समन्वय करता है ये देशों के साथ में, किसके साथ करता है? जैसे कि हो गया NGO के साथ में, ये NGO को हेल्प करता है। यूनाइटेड नेशन के जो कुछ एजेंसियां हैं उनके साथ में सहयोग करके लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करता है।
ये कुछ निजी संस्थानों के साथ मिलकर भी काम करता है। पीपीटी मतलब निजी, निजी संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम करता है ताकि इससे फंडिंग भी मिलती रहे और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य भी होता रहे। ये इलाज को सस्ते से सस्ता रखता है, जिससे सभी की पहुंच हो सके। इलाज सस्ता रखता है, सस्ता रखता है, सभी तक इसकी पहुंच हो सके। ये टीकाकरण चलाता है, टीकाकरण जिससे बच्चों में किसी बीमारी का खतरा ना हो। और ये मुफ्त चलाता है। ये है जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं टीकाकरण में यूनिसेफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली यूएनओ की संस्था है। आप तक दे सकते हैं आप इसकी, अगर आपको यूएनओ की डब्ल्यूएचओ की उपलब्धि बतानी है, मतलब इसके प्लस पॉइंट बताने हैं, तो आप लिख सकते हैं इसने चेचक और पोलियो जैसी समस्याओं को समाप्त कर दिया है भारत से। ठीक है, इस प्रकार के इसमें प्लस पॉइंट है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया। ऑप्शन 2 है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इसका क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के किसी एक प्रावधान का विश्लेषण कीजिए जो संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? यूपीएससी। ये वो संस्था है जो हमारे देश को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे जो इम्पोर्टेंट लीडर होते हैं या फिर अधिकारी होते हैं उसे प्रदान करती है। अब इसके बारे में बताना है हमें कि इसकी शक्ति कहाँ है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहले तो है यूपीएससी जो है हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 315 से 323 में इसके बारे में बताया गया है। ये एक केंद्रीय भर्ती संस्था है या एजेंसी है, केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ओके, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसकी प्रभावना और विशेषताएं यही है, एक तो ये केंद्रीय एजेंसी है और स्वतंत्र और संवैधानिक है, इसलिए ये कोई भी निर्णय लेगी उस पर जरूर से जरूर ध्यान दिया जाएगा। अब हम देखते हैं जो इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम के किन्हीं 5 कार्यों के उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ये 5 मार्क कर रहे हैं। पहले तो बताना है आपको जो डीएम है वो कौन होता है। जो डीएम होता है ये किसी भी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति होता है, जो कि प्रशासनिक या फिर ग्रामीण निचले स्तर पर कार्य करता है। इसका काम क्या होता है? एक तो उसका काम होता है राजस्व का प्रशासन करना, मतलब जो भी धन आया उसके पास में उसका पूरा व्यवस्थापन करना कि इतना खर्च, इतना धन यहाँ जाएगा, इतना धन यहाँ जाएगा। ये क्या करता है? ये आपदा राहत देता है, आपदा राहत प्रदान करने के लिए पूरे कार्य करता है। ये भी जो भी होते हैं जैसे कि नेशनल लेवल पर होता है एनडीआरएफ, फिर होती है एसडीआरएफ, फिर होती है डीडीआरएफ जिला स्तर पर, इसके लिए कार्य करता है। ये बताता है कहाँ जाना है। ये चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताता है चुनाव कब कहाँ कैसे होंगे, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी इसी के ऊपर होती है। और उस समय कानून व्यवस्था बनाना भी इसी का काम होता है, जिला मजिस्ट्रेट का। ये क्या करता है? सरकार के सौंपे हुए काम को करता है, सरकार के कार्य को करता है, जो उसके काम सौंपती है सरकार के काम करता है। ये इस प्रकार आप अपने आप लिख सकते हैं। जो डीएम होता है वो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, जनता से जुड़ा हुआ होता है, उनकी मांगों को सुनता है, उनकी समस्याओं का हल करता है। ये इस प्रकार हो गए जीएम के ये कार्य हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध नौकरशाही के किन्हीं 2 गुण और 2 अवगुणों की व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि ये जो प्रतिबद्ध है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, इसके बारे में बताना है आपको। तो इसमें आपको प्लस पॉइंट इसके क्या लिखने हैं? एक तो ये होती है स्थिरता होती है इसमें, ठीक है, और ये निरंतरता होती रहती है इसमें, निरंतरता होगी, और ये जवाबदेही होती है इसकी। हमने जो कहा है वो सही है। अगर कोई दोबारा आगे इसका ऑब्जेक्शन करता है तो वो उसको बता सकता है जो मैंने कहा है वो सही है, ये इतना लीगल है। और इसके अवगुण क्या होते हैं? अवगुण क्या होंगे? जैसे कि ये धीमी प्रक्रिया है, कठोर है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगते हैं, कुछ के पास नहीं होते हैं। और ये अक्षम होती है, अक्षम होती है मतलब कुछ लोगों के तक पहुंच नहीं हो पाती है और कुछ को इंसाफ नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ये हो गए इसके 2 गुण और 2 अवगुण। वैसे 3-3 लिखे मैंने, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 3-3 आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिएगा इसमें से प्रतिबद्ध नौकरशाही के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका और उसके महत्व को बताइए। सेंट्रल सिविजिलेंस कमीशन,
के बारे में बताना है। पहले तो बताना है ये क्या है, ये कब बना था, पहले लिखना है। ये 1964 में बना था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो 4 वर्ष के लिए होते हैं, काम करते हैं, और उनकी जो एज है वो 65 एज तक होनी चाहिए। ठीक है। इसको हटा कौन सकता है? इसको हटाता है राष्ट्रपति। मतलब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसे राष्ट्रपति हटा रहा है तो। और इसके काम क्या होता है? इसका काम होता है, या भूमिका और मैथ लिख सकते हैं, जिम्मेदारी, जवाबदेही। जवाबदेही क्या काम होता है? जवाबदेही हो गया, पारदर्शिता हो गया, और ईमानदारी को ये सुनिश्चित करता है सीबीआई, सॉरी सीबीसी। सीबीसी ये एसबीआई, जो सीबीआई होती है उसका निगरानी और निर्देशन करता है। जब सीबीआई कोई कार्य करती है तो वो सीबीसी से जरूर कनेक्ट करती है, और जो उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो सीबीसी की होती है, उसका काम क्या होता है? उसको देखना होता है कि जो सीबीआई वो काम सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कहीं वो गलत तरीके से काम कर रही है तो उसको निर्देश देना, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये शिकायतों की जांच करती है। जांच इन शॉर्ट मतलब क्या होता है? कोई भी इसके पास शिकायत होती है तो वो उसको देखती है कि जो शिकायत है वो सही तरीके से की गई है या फिर नहीं। या उसका नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, ये जब कोई फैसला करती है, सीबीसी सीबीसी जब कोई फैसला करती है तो वो जो फैसले देने के टाइम में दीवानी अदालत की शक्ति उसे प्राप्त होती है। मतलब किसी को सजा भी दे सकती है, और इसका अगर वो कहे किसी व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए तो उसका पेश होना जरूरी है, अगर वो किसी को सम्मन भेज दे। सम्मन इन शॉर्ट होता है नोटिस। तो इस प्रकार इसके सतर्कता आयोग को ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। सतर्कता आयोग की विशेषता ये है। इसकी भूमिका और महत्व को मैंने आपको बता दिया है, ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर का 2022 का कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे विद आंसर के साथ में। आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कौन सा आंसर कैसे सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। जैसे कि हमने आपको इसमें बताया है कि इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हुए होते हैं, और इसका आंसर आपको सेम लिखना है, बस क्वेश्चन का फ्रेम बदल जाएगा, जैसे कि हमने आपको इसमें बताया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।